Assalamualaikum dear students. I am your chemistry teacher, Sir Sarfraz Ali Malla, teaching at University of Sindh. Today's our topic is a Le Chatelier's principle. This Le Chatelier principle is a very important topic of chemical equilibrium, and we know that chemical equilibrium contains two types of chemical reactions. Number one is a reversible reaction, while the other is a irreversible reaction. तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इन्हें हम शो करते हैं डबल डायरेक्शनल एरो के साथ, और दूसरा जो टाइप होता है केमिकल रिएक्शंस का जिन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस. तो अगर हम वर्ड मीनिंग को देखें, इरिवर्सिबल मीन्स ए मीन्स नॉट रिवर्स बना बैक, तो वो रिएक्शंस जो कभी बैक ना हो, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस. तो याद करें बच्चे कि यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे सिर्फ हम उनकी बात करेंगे, और इन्हीं रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम होती है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर अचीव नहीं होती. तो वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि Le Chatelier प्रिंसिपल बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस? ओनली रिवर्सिबल रिएक्शंस. वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस? बिकॉज इन दीज रिवर्सिबल रिएक्शंस केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड. केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड. तो याद करें बच्चे कि जिस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम होगी उसी को हम स्टडी करेंगे कि Le Chatelier प्रिंसिपल में. तो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सर अगर केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो क्या हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि येस, वी कैन चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन या वी कैन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पोजीशन. कौन से फैक्टर्स होते हैं? 3 फैक्टर्स होते हैं. किन बुक्स में 4 लिखते हैं, चौथा कैटलिस्ट होता है, मगर उसका केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने में कोई रोल नहीं होता. तो याद करें बच्चे, सिर्फ 3 फैक्टर्स होते हैं. नंबर 1 इज़ द चेंज इन कंसनट्रेशन, नंबर 2 इज़ चेंज इन प्रेशर, एंड नंबर 3 इज़ चेंज इन टेम्परेचर. तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं. अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो हमारा है Le Chatelier's प्रिंसिपल. हेनरी लुइस Le Chatelier, ही बिलोंग्स टू पेरिस, या ये फ्रांस से बिलोंग करता था. तो नाउ द स्टेटमेंट ऑफ Le Chatelier प्रिंसिपल इज़ इफ़ अ रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो अगर केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है देन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी डिस्टर्ब. मीन्स हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं. ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की. तो इफ़ अ रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन देन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी डिस्टर्ब. कैसे डिस्टर्ब करेंगे? बाय चेंजिंग. नंबर 1 पे हम क्या चेंज करेंगे? उसकी कंसंट्रेशन. तो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी. अगर हम कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेम्परेचर चेंज करें अकेला, तो भी समझो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी. चलो आप कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर भी नहीं कर रहे, अगर उस रिएक्शन का जो केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो भी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी. तो इफ अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वी कैन डिस्टर्ब इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय चेंजिंग इट्स कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, या बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर. तो क्या होगा? देन रिएक्शन इटसेल्फ, रिएक्शन खुद ब खुद ट्राइज टू अनडू. जो चेंज हमने की है कंसंट्रेशन में की है, टेम्परेचर या प्रेशर में की है, तो वो रिएक्शन खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली उस चेंज को मिनिमाइज़ करेगा. पहले तो अंडू करेगा, ख़त्म करने की कोशिश करेगा कि ज़ीरो हो जाए. अगर वो अंडू नहीं कर रहा तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा. देन रिएक्शन इटसेल्फ ट्राइज टू अंडू या मिनिमाइज दैट चेंज. अब कैसे वो अंडू करेगा, कैसे मिनिमाइज़ करेगा? बाय मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन या बाय मूविंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. सो द रिएक्शन इटसेल्फ ट्राइज टू अंडू या मिनिमाइज दैट चेंज by moving in a forward direction या by moving in a backward direction. भला क्यों करता है ऐसा रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ताकि वो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, सो दैट रिएक्शन कैन अचीव इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन. या अगर हम ये कहें कि रिएक्शन शुड बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन बिफोर अ चेंज एंड आफ्टर अ चेंज. तो दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन देन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग इट्स कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, या बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर. तो ओनली 3 फैक्टर्स आर responsible to change the equilibrium position. Then reaction itself tries to undo या minimize that change
बाय मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन या बाय मूविंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 3 फैक्टर्स होते हैं बच्चे, तो हियर आर 3 factors which can disturb the equilibrium position. Number 1 is change in concentration, second one is change in temperature, while the third is change in pressure. फोर्थ भी किन बुक्स में लिखते हैं, वो होता है बाय यूजिंग इनर्ट मटेरियल या कैटलिस्ट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहें, नोट डाउन करना चाहें, पिक लेना चाहें तो आप ले लें। फिर आगे मैं कुछ आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। मीन्स इन तीनों फैक्टर्स को आगे हम डिस्कस करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको, या इसकी आप पिक ले लें। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जब हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे चेंज होती है। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट ये कि रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल, और दूसरी पॉइंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रिएक्शन शुड बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तब हम स्टडी करेंगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को। तो अब बच्चों ने लिख लिया होगा, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर चेंज इन कंसंट्रेशन। तो याद करें सिर्फ 3 फैक्टर्स होते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, जो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम होती क्या है, हमने पहले पढ़ा है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और हर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा उतना रिएक्शन बैकवर्ड होगा। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूँ नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन प्लस 3 moles of hydrogen react together and they form a product that is ammonia। तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है तो अमोनिया बन रहा है, रिएक्शन जब बैकवर्ड हो रहा है तो अमोनिया डिकम्पोज होकर हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि इफ़ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ली चैटेलियर ने कहा था कि रिएक्शन शुड बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन। किन की कंसंट्रेशन, या तो रिएक्टेंट्स की या तो प्रोडक्ट्स की। याद करें एक ट्रिक लॉजिक में आपको दे रहा हूँ कि इफ़ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो समझें कि इस तरफ राइट साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्शन विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ये कंसंट्रेशन हायर है तो रिएक्शन लोअर की तरफ जाएगा, माना फॉरवर्ड की तरफ, देन रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद करें बच्चे, जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या राइट तरफ जाएगा तो मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमें मिलेगा, सॉरी प्रोडक्ट मिलेगा, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड देन मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। अच्छा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ, इसके अगेंस्ट इंक्रीज ना करो, आप डिक्रीज करो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जब ज़्यादा होगी तो रिएक्शन ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, माना बैकवर्ड। और जब रिएक्शन बैकवर्ड होता है तो याद करें कि जो हमने रिएक्टेंट्स यूज़ किए थे वो दोबारा हमें मिल जाएंगे, मीन्स मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कैन बी रीजनरेटेड या ऑब्टेन्ड। तीसरा फैक्टर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, सपोज ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अगर हम इंक्रीज़ करें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वही चीज़ जब एक चीज़ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी। तो अगर हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स या बैकवर्ड, रिएक्शन हो जाएगा बैकवर्ड एंड मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी ऑब्टेन्ड। चौथा और आखिरी कि अगर हम क्या करें, सपोज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमने क्या किया, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चौथे में हम करेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्शन ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, वरना इट विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड होगा तो हमें क्या मिलेगा, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम कंसंट्रेशन टर्म को चेंज कर रहे हैं, किसी कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। तो दोबारा रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आने के लिए या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा। तो दो तरीके होते हैं रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के। नंबर 1 इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या दूसरा डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बैकवर्ड करने के दो तरीके होते हैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक सिंपल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना चाहते हैं। तो मोस्टली जो इंडस्ट्री वाले होते हैं जो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले प्रोडक्ट, तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, या अगर हम प्रोडक्ट जो बन रही हो आप उसको निकालते जाओ, डिक्रीज़ करो तो भी रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड, एंड वी गेट मोर यील्ड या मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था फर्स्ट फैक्टर, चेंज इन कंसंट्रेशन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर, चेंज इन दी टेम्परेचर। तो सेकंड फैक्टर इज चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे ये होगा कि हम देखेंगे कि रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। नंबर 1 इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चे, एंड द सेकंड वन इज़ अ एंडो के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडो मीन्स इन, और थर्मी मना हीट। तो हीट को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करके फिर आगे प्रोसीड हो जाते हैं। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सो मीन्स आउट, थर्म मना हीट, तो वो रिएक्शन जो हीट को बाहर दे दे। याद करें बच्चे, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो हीट लेते हैं तब जाके आगे फॉरवर्ड होंगे, हमें ज़्यादा मिलेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हीट देंगे तो रिएक्शन होगा, मीन्स अगर हम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड एंड मोर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। इसके अगेंस्ट अगर हम इंक्रीज़ की जगह पे क्या लिखें बच्चे, डिक्रीज़, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड नहीं वो बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड होगा तो क्या होगा, हमें मोर रिएक्टेंट्स मिलेंगे और प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ, वही ट्रिक कि अगर एंडो को हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो फॉरवर्ड, एंडो और एक्सो आपस में अपोज्ड हैं, इंक्रीज़ करने से फॉरवर्ड हो रहा है, तो बच्चे ये क्या होगा, इंक्रीज़ करने से बैकवर्ड होगा। अगर ये डिक्रीज़ करने से टेम्परेचर, एंडो डिक्रीज़ करने से बैकवर्ड हो रहा है, तो ये डिक्रीज़ करने से क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो याद करें बच्चे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिएक्शन कौन सा है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, कोई रिएक्शन आपको मिला हुआ है, वहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है तो समझो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज़ नेगेटिव। सपोज मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रहा है। अब इसके लिए जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो है पॉजिटिव 180.5 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू है पॉजिटिव, समझो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इसको फॉरवर्ड करने के लिए टेम्परेचर हाई रखना होगा, बैकवर्ड करने के लिए हमें टेम्परेचर लो रखना होगा। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अमोनिया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू किन बुक्स में हमें डिफरेंट मिल रहा है। सपोज़ कहाँ पे 92 मिल रहा है, कहाँ पे -46 मिल रहा है, तो कहाँ पे -42 मिल रहा है। तो ये वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि लीच प्रिंसिपल इज़ अ क्वालिटेटिव, इट इज़ नॉट अ क्वान्टिटेटिव लॉ। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच इज़ नेगेटिव मीन्स रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए टेम्परेचर शुड बी लो और बैकवर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर शुड बी हाई। तो ये कुछ लॉजिक्स, कुछ ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए हम रिएक्शन को फॉरवर्ड कर सकते हैं या बैकवर्ड कर सकते हैं।
तो सिर्फ किस में होगा बच्चे, याद करें, टेम्परेचर में ये स्पेशल केस होता है एंडो और एक्सो के लिए। बाकी कंसनट्रेशन टर्म में भले एक्सो हो या एंडो हो, वहाँ पे हम नहीं देखेंगे कि रिएक्शन एंडो हो या एक्सो, मगर जब टेम्परेचर की बात होगी तो हमें देखना होगा कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो। अगर एक्सो है तो फॉरवर्ड करने के लिए टेम्परेचर शुड बी लो, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए टेम्परेचर शुड बी हाई। नोट कर लें आप ये पॉइंट्स। इसके बाद जो तीसरा आखिरी फैक्टर है वो है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। शाबाश लिख लें, एक इसकी ले लें। फिर मैं आपको थर्ड जो फैक्टर है चेंज इन द प्रेशर वो मैं आपको बताऊंगा। शाबाश लिख लें इसके। थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर which disturbs chemical equilibrium is change in pressure। इसको चेंज इन वॉल्यूम भी करके लिखते हैं, प्रेशर या वॉल्यूम। फिर उसके बाद चौथा जो कैटलिस्ट है उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगा। तो थर्ड फैक्टर इज चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर। अब चेंज इन प्रेशर में हमें ये देखना होगा कि नेचर ऑफ रिएक्शन कौन सी है। सपोज मैं यहाँ पे 3 किस्म के रिएक्शंस लिख रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 रिएक्शन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वेरी मच फेमस रिएक्शन जिसमें अमोनिया की फार्मेशन होती है, एक ये रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन ये PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब डिकम्पोज होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में, और तीसरा सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे बहुत, ये तो सबसे आसान है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से जो आसान टर्म है ना बच्चे, वो क्या है, चेंज इन प्रेशर या इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम यहाँ पे मोल्स देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ 1, हाइड्रोजन इज़ 3, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो कितने हैं, 2। अब इसके मोल्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट्स के कम है नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर तो रिएक्शन, जैसे मैंने आपको कहा था, विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, माना रिएक्शन क्या होगा बच्चे, फॉरवर्ड होगा। उसके अगेंस्ट अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीज़ आप ना करो, डिक्रीज़ करो प्रेशर, तो रिएक्शन फॉरवर्ड अगर हो रहा है इंक्रीज से, तो डिक्रीज़ करने से बच्चे क्या होगा, ये बैकवर्ड होगा। आते हैं इस रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सिर्फ 1, यहाँ पे 1 मोल और 1 मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज़ 2। इस केस में अगर हम इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर और दूसरा डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर, तो वही बात, इंक्रीज़ करने से क्या होगा, रिएक्शन विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, माना बैकवर्ड होगा। और इसके अगेंस्ट अगर हम डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर बच्चे, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। आते हैं इस तरफ, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज़ 2, यहाँ पे भी 2। इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो आप अगर प्रेशर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें प्रेशर, देयर विल बी नो इफेक्ट इन द शिफ्टिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो याद करें, जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो हम नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम की बात करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम प्रेशर हाई किया तो रिएक्शन ज़्यादा से कम की तरफ चला गया, माना फॉरवर्ड। इसके अगेंस्ट अगर हम डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड हो जाएगा। तो याद करें बच्चे कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने होंगे। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, प्रेशर हाई करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा। अच्छा, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए लो प्रेशर, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए हाई प्रेशर। और अगर इस रिएक्शन में जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है, आप प्रेशर इंक्रीज़ करो, हाई करो, लो करो या डिक्रीज़ करो, देयर विल बी नो चेंज इन द शिफ्टिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे, आज का जो टॉपिक था हमारा लीच-चटले प्रिंसिपल, वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो जो भी क्वेश्चन आंसर्स इसके अंदर। तो कमिंग जो और मेरा लेक्चर थोड़ा एडवांस करूँगा मैं लीच-चटले प्रिंसिपल के बारे में, फिर जो आप क्वेश्चंस करोगे इंशाल्लाह उसकी सारी आंसरिंग करूँगा मैं अपने कमिंग लेक्चर में। तो इसका थोड़ा मैं आगे कंटिन्यू करूँगा विद द 4th फैक्टर दैट इज़ कैटलिस्ट। मगर कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होता केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करने में, ये इक्वली वर्क करता है फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और केमिकल इनर्ट होता है, ये जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करता है उतना बैकवर्ड को स्पीड अप करता है, मीन्स ये फॉरवर्ड बैकवर्ड को इक्वली काम कर रहा है। तो इसीलिए कैटलिस्ट का केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करने में कोई रोल नहीं होता।
Thank you very much.